start in 5 minutes. ओके, आज पहला दिन है किसी का जो कल ज्वाइन नहीं किया था। ऐसा कौन है ऑनलाइन? इज देयर एनीवन? ओके, ओके, सो नो प्रॉब्लम। कल ही स्टार्ट किया है हमने, तो जिनका फर्स्ट डे है, आई विल रिवाइज फ्यू थिंग्स। ठीक है। यस, आई एम ऑडिबल, विजिबल? फाइन। तो कल हमने टाइमलाइन देखी है। ओवरऑल वी हैव स्टार्टेड विथ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया है। कल मैंने मैक्सिमम सिलेबस के बारे में ही डिस्कस किया है और टोकन्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ये जो लेक्चर्स होते हैं इसके रिकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। दोज हु आर अटेंडिंग फ्री डेमो लेक्चर्स, उनको यूट्यूब पे ये मिल जाएगा, तुम्हारे ग्रुप्स में आएगा वो सब। तो आई होप तुम सब लोग ग्रुप में हो अवेलेबल। इज देयर एनीवन जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है? नहीं है तो मैं थोड़ी देर में लिंक देता हूँ, डोंट वरी। तो यस, ओवरऑल जो भी पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग में, हमने ये सिंपल पार्ट देखा है कल कि हम सोर्स कोड को देंगे किसको? कंपाइलर। कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइनरी में। और हमारा मशीन जो है, इसके पास ओएस और वो सब चीज, इसको इंटरप्रेट करेगा। क्लियर? तो हमें सीखना है कि भाई ये सोर्स कोड में क्या होगा। तो हमें जो काम करवाना है, वाई वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग,
टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद ऑटोमेशन। तो हमें मशीन को इंस्ट्रक्शन देना है, मशीन को इंस्ट्रक्शन देना है, लेकिन मशीन को समझ में आती है 0-1 की भाषा, बट हमें 0-1 नहीं समझ में आता है। हमें समझ में आता है थोड़ा इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज चाहिए हमें। तो इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में हम सीखेंगे, लेट्स से अभी सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, इंग्लिश अलाइक, इंग्लिश से मिलता जुलता, उससे ये सोर्स कोड फॉर्म करेंगे, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम ये कंपाइलर कर लेगा। उससे हमें कुछ काम नहीं है, उससे हमें लेना देना नहीं है, ये कंपाइलर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, हमें ये पार्ट समझना है। तो ये जो सोर्स कोड बना होता है, ये सोर्स कोड बना होता है किससे? सारे टोकन से। ये जो सोर्स कोड बना होता है टोकन से, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इन्हीं को मिलके सारा प्रोग्राम बनता है। तो इन्हीं को मिलके सारा प्रोग्राम बनता है। तो उस प्रोग्राम में हमारे पास क्या रहेंगे? पहले तो कीवर्ड्स, हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स रहेंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे? प्रोग्राम लिखेंगे। मतलब कीवर्ड्स को कुछ रिजर्व मीनिंग रहेगा, रिजर्व मीनिंग रहेगा, अपना अपना वर्किंग रहेगा हर एक कीवर्ड का। तो ऐसे कितने कीवर्ड देखे हमने कल? 32 कीवर्ड्स। ये 32 कीवर्ड्स धीरे धीरे एक एक कीवर्ड समझेंगे। क्या करते हैं कीवर्ड्स? जो भी, जब भी हम उनको यूज करते हैं, तो उनको जो भी एक स्पेसिफिक काम दिया है वो काम वर्क होगा, उनका एक अपना रिजर्व मीनिंग है। क्लियर? फिर इसमें समझा हमने क्या? डेटा टाइप्स, राइट? तो डेटा टाइप्स, टोकन्स में दूसरा पार्ट जो हमने समझा डेटा टाइप्स। तो डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर्स, नंबर्स, ये सब चीजें, किसी का नाम, बहुत सी चीजें हमें स्टोर करनी है। इंफॉर्मेशन पे ही काम कर रहे हैं ना हम सारा। तो इंफॉर्मेशन को हमें प्रोसेस करना है, तो पहले उस इंफॉर्मेशन को एक जगह पे क्या करना पड़ेगा? स्टोर। स्टोर करने के लिए हमें लगेगी जगह। तो स्टोर करने के लिए हमें जगह लगेगी, तो वो जगह हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? रैम में। अब वो जगह मतलब ही क्या? जगह मतलब ही बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स। ठीक है? इस रैम के पास मल्टीपल मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, चौथा बाइट, और एक बाइट मतलब ही कितना? 8 बिट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो फिर वैल्यू तुम्हारा कन्वर्ट होके बिट में जाना, वो कंपाइलर कर लेगा, राइट? तुम्हें चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए, तुम्हें यहाँ पे मेमोरी चाहिए, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई मुझे इतनी इतनी मेमोरी चाहिए और मेरा डेटा इस टाइप का है, राइट? तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स विल डिसाइड कि किस टाइप का स्टोरेज और कितना मेमोरी। समझ में आ रहा है? किस टाइप का, मतलब तुम्हें दूध अगर लाना है तो तुम पेपर बैग में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विड है, पेपर बैग में वो नहीं बैठ सकता, राइट? और कितना स्टोरेज है तुम्हारा? तुम्हें 1 लीटर लाना है तो तुम नहाने की बकेट लेके नहीं जाओगे, बिकॉज मेमोरी वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब डिसाइड करोगे तुम डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप्स क्या क्या देखे हमने? इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। फिर हमने सोचा ये कहां से आए? ये आए कीवर्ड से। हमने बोला था ना, हर एक कीवर्ड को अपना अपना एक मीनिंग है। मीनिंग मतलब ही क्या? कि भाई मैं जब इंट यूज करूंगा तो 4 बाइट अलोकेट करके देना, जिसमें हम इंटीजर स्टोर कर पाए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। फिर कुछ डेटा टाइप आए हमारे पास, लॉन्ग, शॉर्ट, साइन, अनसाइन। ये क्या किए? ये हमारे रेंज के साथ डील की, कम ज्यादा करना। समझ में आ रहा है? रेंज कम करना, रेंज ज्यादा करना, तुम्हें किस टाइप का डेटा रखना है, साइज के साथ आगे पीछे काम कर रहे हैं बस। क्लियर है यहां तक? यहां तक का सिनारियो क्लियर है क्या? इतना ही मैंने कवर किया है कल, कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स। एवरीबॉडी ऑनलाइन? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? एवरीबॉडी क्लियर है यहां तक? तो अब मैं यहां पे बोलता हूं कि भाई इंट, इंट, कैर, फ्लोट, कैर,
तो मेमोरी में मुझे 4 बाइट मिलेंगे, 4 बाइट मिलेंगे, 1 बाइट मिलेगा, 4 बाइट मिलेंगे, वापस 1 बाइट मिलेगा। कुछ एड्रेस होगा इसका 2000 से लेके 2004, 3000 से लेके 3004, 4000 से लेके 4001, 5000 से लेके 5004, 6000 से लेके 6001, ऐसा एक एड्रेस रहेगा। अब मुझे इस जगह पे डेटा रखना है, राइट, इस जगह पे डेटा रखना है। अब ये इंट इंट इन्होंने मेमोरी तो बना के दी, लेकिन इस मेमोरी को मुझे आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। मुझे डेटा रखना है उस ब्लॉक में, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता उस ब्लॉक में। उस ब्लॉक में, किस ब्लॉक में? समझ में आ रहा है? मेरे पास 4 बर्तन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना कि पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में, या जो भी। मतलब ये जो उनका लोकेशन है, लोकेशन से तो मैं पता नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि लोकेशन क्या मिलने वाला है इसकी भी मुझे आइडिया नहीं है। तो मेरे पास कुछ चीज लगेगी जिससे मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकूं। मुझे इनको कुछ नाम देने पड़ेंगे ना, ए बी सी डी ई। अब मैं बोल सकता हूँ ए वाला कंटेनर, बी वाला कंटेनर, सी वाला कंटेनर, डी वाला कंटेनर। मतलब ही हमें ये जो डेटा बना है, इस डेटा को क्या लगेगा? आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लगेगा? एक आइडेंटिफायर। क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? वी विल नीड आइडेंटिफायर्स। तो हमारे टोकन्स में तीसरा पार्ट क्या आता है? आइडेंटिफायर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जब तुम बोलते हो इंट ए, तो एक 4 बाइट का मेमोरी बनेगा जिसको किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा? ए नाम से। समझ में आ रहा है? और तुम इस ए में कुछ वैल्यू डाल सकते हो, राइट? ए में कुछ वैल्यू डाल सकते हो, फिर बाद में इस ए की वैल्यू बदल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ए की वैल्यू बदल सकते हो, इसमें बाद में 20, 30 वगैरह। मतलब दिस ए इज गेटिंग वैरिड, ये वैरी हो रहा है ना, कि इसमें कभी 10 हो सकता है, कभी 20। सो दिस ए विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल। समझ में आ रहा है? ये ए क्या है तुम्हारा? वेरिएबल। पर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वेरिएबल जगह बना के देता है। वेरिएबल जगह बना के देता है क्या? वेरिएबल अगर जगह बना के देता है तो कितनी जगह बनाया एक्स? एवरीवन, एक्स कितनी जगह बनाया? एक्स कितनी जगह बनाया? बता सकते हो? नहीं बता सकते ना? एक्स कितनी जगह बनाया? यस, एक्स कितनी जगह बनाया? ये मेरा दोस्त वापस आ गया आज। ओके, सो सेम थिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आई फर्स्ट एक बात करना है तुम लोगों से भी। फ्रॉम फ्यू रिसेंट बैचेस देयर इज सम कॉम्पिटिटर या कुछ पार्ट चल रहा है, तो वी आर शिफ्टिंग टू जूम फ्रॉम टुमारो। ओके, वहां पे पर्सनली आप सबके कमेंट मुझे दिखेंगे, आप जो भी कमेंट करोगे। ठीक है, सो फॉर नाउ आई विल बी कीपिंग द कमेंट्स क्लोज। आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस। यू कैन रिएक्ट लाइक, डोंट वरी, आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस आफ्टर दिस। ठीक है, एंड राजू सर का जो क्वेश्चन है, तो इस पे ही मेरा कहना सबसे बेस्ट ये है कि दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग फ्री डेमो लेक्चर्स। ओके, इसी एक रीजन की वजह से कि तुम्हें, मैं कल भी बोल चुका हूं कि तुम्हें वो क्लियरिटी चाहिए। समझ में आ रहा है?
कि कौन कैसे पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, बुरा पढ़ाता है, ये 2 दिन में नहीं समझ में आता है। तो 15 दिन है तुम्हारे पास, तो यू कैन इजिली 15 दिन में ये कर सकते हो। अच्छा, ये कान्हा आज फिर से आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर ओके विद द इमोजीज, इमोजीज का हमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो वापस मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत से बार चीजें इसलिए ये वाई वी आर सेइंग कि हम मार्केट डिस्टर्ब कर रहे हैं या बहुत सी चीजें, क्योंकि तुम 2 दिन का डेमो अटेंड करते हो और तुम्हें कहीं पे बोला जाता है कि क्या मतलब कल ही फीस भरो, और तुम्हें 2 दिन में क्या समझ में आ रहा है भाई कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है? गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? सो टेक 15 days आराम से, and you can take your decision. And from tomorrow, it will not be a problem because we are shifting. So वहाँ पे तुम लोगों के डाउट्स भी एंटरटेन किए जाएंगे। फॉर नाउ आई विल कंटिन्यू विद द पार्ट। जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके, सो हियर यू विल बी गेटिंग 1 byte। तो क्या मेमोरी कौन बना के दे रहा है? मेमोरी बना के दे रहा है डेटा टाइप। डेटा टाइप इज क्रिएटिंग द मेमोरी। अब यहाँ पे सिंपली टू give the names, there are some rules to name a variable। तो सर्च करो और ये रूल्स लिखो। यस, कंटिन्यू। यस अभिषेक, इफ डन यू कैन रिएक्ट लाइक।
So yes, simply you have to say whether these are valid or not. Okay. This is for valid. This is for invalid. Sorry for the inconvenience to all those online students, but I hope you understand. I hope you understand. You can react with this. Okay. So we'll go for valid and invalid. तो पहला वाला valid or invalid? पहला वाला valid or invalid? Is it a valid variable name or invalid variable name? So it is a valid variable name. ठीक है. तो फिर invalid का एक सिनारियो हम समझते हैं. Right? Second one. Second one is invalid because a variable name cannot contain special symbol. Variable name cannot contain a special symbol. Right? Third one is invalid because the variable name cannot start with digit. Variable name digit से शुरू नहीं हो सकता. Then fourth one, valid or invalid? But special symbol है ना उसमें. अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल है ना. तो अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल है बट चलता है. ओनली अंडरस्कोर चलेगा, बाकी कोई स्पेशल सिंबल नहीं चलेगा. और डिजिट का जो पार्ट है, डिजिट स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, बाद में कहीं पे भी डिजिट आ सकता है. क्लियर? देन वैलिड और इनवैलिड. वैलिड और इनवैलिड. वैलिड और इनवैलिड. So this one is valid or invalid? This one is valid because तुम बोलोगे कि सर ये तो कीवर्ड है, बट इट इज नॉट अ कीवर्ड. कीवर्ड क्या है? इफ. इसका आई कैपिटल है. समझ में आ रहा है? सो पॉइंट ये बताना है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. राइट? केस सेंसिटिव है. इस इफ का और इस इफ का रिलेशन नहीं है कुछ. ये टोटली दोनों स्मॉल है. इसका आई कैपिटल है, मतलब कल को अगर ऐसा भी होता कि आई और एफ कैपिटल, तो भी ये वैलिड होता. अब बात यह है कि लिखना नहीं चाहिए. ऐसा कोई वेरिएबल नेम लेगा नहीं. वेरिएबल नेम हमेशा कोई तो भी सेंसिबल नेम होना चाहिए. वेरिएबल नेम कभी भी एक सेंसिबल होना चाहिए. बट हम कंपाइलेशन एरर की बात कर रहे हैं. राइट? कि कंपाइलेशन एरर आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज वैलिड. क्लियर ऑनलाइन? समझ में आ रहा है? देन इनवैलिड, स्पेशल सिंबल आ गया वापस. देन वैलिड, अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है. देन वैलिड और इनवैलिड. क्यों? डिजिट से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है ना डिजिट से शुरू, अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है ना. और अंडरस्कोर अलाउड है ना. सो दिस इज वैलिड. नंबर से शुरू होना अलाउड नहीं. समझे? नंबर से नहीं शुरू होना चाहिए. फंक्शन वैलिड. सारे रूल लगाओ ना. ना उसमें डिजिट है, ना उसमें स्पेशल सिंबल है, ना कुछ. अब लिखना नहीं चाहिए, ये अलग बात है. फंक्शन ऐसा कोई वेरिएबल नेम कभी लेना नहीं चाहिए. राइट? वेरिएबल नेम सेंसिबल होनी चाहिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइलेशन एरर. देन फॉर, इनवैलिड, क्योंकि फॉर इज अ कीवर्ड, तो वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड. राइट? देन var2.com, इनवैलिड, बिकॉज डॉट है ना, स्पेशल सिंबल है ना, डॉट नहीं चलेगा ना उसपे. देन abvar, वैलिड ना. कंफ्यूजन क्या है उसमें?
कैपिटल स्मॉल का कुछ रूल नहीं है ना ऐसा कि वेरिएबल नेम कैपिटल नहीं हो सकता। नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, वो बाद में बताऊंगा कि प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन लेने चाहिए। व्हाइल वैलिड और इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड बिकॉज व्हाइल नहीं है, वो कीवर्ड नहीं है। व्हाइल अंडरस्कोर बदल दिया ना मैंने पूरा, सिंपली व्हाइल लिखा है क्या? नहीं, व्हाइल अंडरस्कोर ऐसे लिखा है, तो उसका कीवर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा WHILE अंडरस्कोर ऐसा पूरा एक वर्ड है ना वो। नहीं, अंडरस्कोर आगे आगे का रूल नहीं है, अंडरस्कोर किधर भी आ सकता है, कनेक्टिविटी के लिए है ना बेसिकली। देन 14 invalid reason, variable name cannot contain space. Okay, last one is also invalid. Where to valid, ठीक है, बट ये और ये सेम अगर प्रोग्राम में है तो फिर नहीं चलेगा। क्यों? वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक। वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अलग अलग प्रोग्राम में है तो चल जाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज रूल्स आर करेक्ट। आइडेंटिफायर का पार्ट समझा है, तो आइडेंटिफायर में दो चीजें आएगी। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। क्या आइडेंटिफाई कर रहा है ये? 10 इस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है, बट ये बदल सकता है क्या कभी? ये फिक्स है ना इधर, सो दिस विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? और ये जो ए हमने बोला था, ये ए अलग अलग वैल्यूज इसमें आ सकते हैं, तो ये क्या है? वेरिएबल। कल को मैं इसे सिंगल कोट में ए लिखता हूं, सो दिस इज अ कांस्टेंट। ये अल्फाबेट्स में का ए है, वैल्यू वाला, राइट? ये वेरिएबल वाला है। दिस इज वैल्यू, दिस इज वेरिएबल, बट बोथ आर आइडेंटिफाइंग समथिंग, सो टुगेदर दीज आर आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बट यूजुअली कांस्टेंट को हम इतना बात नहीं करते, वैल्यू है ना वो सिंपली, तो जनरली क्या बोला जाता है? वेरिएबल आइडेंटिफायर, वेरिएबल आइडेंटिफायर, राइट? बट ये क्लियर है क्या, हम इसको हम वेरिएबल नहीं बोल सकते या इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। सिंपल केस में समझो, एम्प्लॉय है, सेल्स मैनेजर है, HR है, तो हम इन जनरल सेल्स मैनेजर को बोल सकते हैं ना कि अरे वो एम्प्लॉय है, HR को बोल सकते हैं ना वो एम्प्लॉय है, मतलब इन दोनों को भी इन जनरल क्या बोल सकते हैं? वो आइडेंटिफायर से दोनों। समझ में आ रहा है? लेकिन हम इसको HR और इसको सेल्स मैनेजर नहीं बोल सकते ना, उनको उनके नाम से ही बुलाना पड़ेगा। ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि नेम को मैटर करता है आगे बहुत सी चीज, ठीक है। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, वेरिएबल एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ भी कंपाइलर कल को तुमको एरर देता है, ठीक है। कंपाइलर्स के एरर्स को पढ़ना है प्रॉपर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? आइडेंटिफायर की क्लियरिटी है, मेमोरी की क्लियरिटी है। अब मेमोरी का सिनारियो समझो, अबाउट मेमोरी। अभी मैंने तुमको बोला कि रैम में मेमोरी मिलेगी, ठीक है, रैम में मेमोरी मिलेगी और मेमोरी एड्रेसेस तुम्हें सिंपली अलोकेट करके दिए होंगे। अब इसमें मेमोरी का जो पार्ट है एक्स्ट्रा में ये समझो कि रैम में मेमोरी के अलग अलग क्या होते हैं? सेगमेंट्स। समझ में आ रहा है? ये इंफॉर्मेशन के लिए, तुम्हें इसका काम नहीं आगे कुछ, जनरल इंफॉर्मेशन या कल को मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो मेमोरी डायग्राम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। उससे तुम्हें मैक्स क्लियरिटी आएगी कि फ्लो कैसे जा रहा है प्रोग्राम का। मेमोरी डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट सीखने मिलेगा वो मेमोरी डायग्राम ही, वो बाकी कहीं पे बाहर नहीं मिलेगा। सो दिस पार्ट विल बी कोड सेगमेंट। मतलब कल को तुम्हारा ये जो कोड होगा, राइट, कल को तुम्हारा ये जो कोड होगा, इस कोड को, मतलब ये जो कोड है इनको भी मेमोरी लगेगी ना। ये कोड मतलब कुछ वर्ड्स ही है ना तुम्हारे, तो इनको भी स्टोर करने के लिए जगह लगेगी ना कुछ, तो वो हैंडल किया जाता है कोड सेगमेंट, और इसको हम छेड़ नहीं सकते। दिस इज रीड ओनली, ठीक है।
तो हम पढ़ने वाले हैं ये 3 सेगमेंट। अब ये 3 सेगमेंट क्यों पढ़ने हैं हमको, मेमोरी डायग्राम हमें क्यों पढ़ना है ये समझो। क्योंकि मैंने चाय बनाने का रेसिपी लिखा है, ठीक है, कंपाइल हो गया प्रॉपरली, बट चाय फीकी बन रही है। समझ में आ रहा है? चाय फीकी बन रही है, तो तुम क्या करोगे, इस कोड को ट्रेस करोगे। ट्रेस करोगे मतलब ये कुछ ऐसा एल्गोरिदम था कि भाई ये बर्तन, ये बर्तन, ये बर्तन, ये बर्तन, पहले से बर्तन इनिशियली क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे या गार्बेज रहेंगे, उसमें दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो जब तक फिर मैं आया, मैंने शक्कर लाई, ये बर्तन में कप पहला निकाल दिया, उसमें क्या डाला, शक्कर। फिर मैंने यहाँ पे चाय पत्ती, यहाँ पे दूध डाला और यहाँ पे पानी डाला। अब मैं यहाँ पे ये दूध डालने वाला पार्ट जो है वो भूल गया। समझ में आ रहा है? लेकिन बर्तन तो है, और इस बर्तन का डेटा उठा के पतीले में डालना है, ये प्रोसेस कंपाइलर को बता दी है। तो इधर कंपाइलर की गलती है क्या? कंपाइलर बोलेगा बाय प्रोसेस सारे स्टेप सही दिख रहे हैं, मैं रन टाइम के लिए जाता हूं, लेकिन चाय खराब बनेगी ना। बाय प्रोसेस उसमें शक्कर आया, उसमें चाय पत्ती आई, पानी आया, लेकिन दूध आया नहीं। और दूध आया नहीं पर ये बर्तन खाली भी तो नहीं है ना, इस बर्तन में पहले का कुछ कचरा हो सकता है, तो वो कचरा भी इस बर्तन में जाने के चांसेस है और चाय खराब होने के चांसेस है। तो रन टाइम एरर मतलब लॉजिकल एरर तुम्हें डिटेक्ट करने के लिए मेमोरी डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुम मेमोरी में ट्रेस करते करते जाओगे, हाँ चाय पत्ती आई क्या, हाँ शक्कर आई क्या, अरे यहाँ पे दूध डालना रह गया। तो मेमोरी से ट्रेसिंग से तुम समझोगे कि चाय मेरी खराब क्यों बन रही है। समझ में आ रहा है? फीकी क्यों बन रही है। लेट से तुमने यहाँ पे शक्कर डाली 2 चम्मच, राइट, मतलब चेक जब तुमने किया, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 5 चम्मच। तो तुम्हें मेमोरी डायग्राम से डिटेक्ट होगा कि मेरे कोड में क्या प्रॉब्लम है और मुझे कोड का फ्लो समझने के लिए वो काम आए। ठीक है, तो अगेन मैं जो बोलता हूं कि कोडिंग करना है तुम्हें, तो कभी कभी नॉट नेसेसरी कि लॉजिक तुम्हें ही बिल्ड करते आना चाहिए। तुम बहुत देर ट्राई कर रहे हो, तुम्हें लॉजिक बिल्ड करते नहीं आया, तुम क्या करोगे, चैट जीपीटी के पास जाओगे, चैट जीपीटी से एक कोई तो भी कोड ले लो। ठीक है, चैट जीपीटी के पास से एक कोड लेने के बाद क्या करोगे, उस कोड को मेमोरी डायग्राम की मदद से ट्रेस करोगे कि इसने क्या 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 स्टेप्स फॉलो किए हैं, उससे तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा प्रॉपर्ली। फ्लो समझ में आना चाहिए ना, क्या किया है क्या नहीं। कल मैंने जो पार्ट बोला था तुम्हें कि तुम्हें सिंटैक्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, तुम्हें डेप्थ में पता होना चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए कि ये चीज कहाँ से कहाँ पे जा रही है। तो जो भी डेटा रिलेटेड पार्ट रहेगा ये इन 3 सेगमेंट्स में रहेगा। पहले इसको बोला जाएगा स्टैक। ठीक है, अब ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रैम में इसको अलग अलग कंपार्टमेंट दिए होते हैं, एक होगा ग्लोबल एंड स्टैटिक और एक होगा हीप। ठीक है, तो एक होगा हीप, तो यहाँ पे सिंपली ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स है डिसाइड करते हैं तुम्हारी मेमोरी का स्कोप कहां तक है और तुम्हारी मेमोरी का लाइफ स्पैन कहां तक, मतलब एक्सेसिबिलिटी कहां तक, कहां से एक्सेस हो सकता है, कितने समय तक एक्सेस हो सकता है, क्या उसका लाइफ स्पैन है, ये डिसाइड होता है। तो अभी इनिशियली जो हम काम करेंगे वो सारा हमारा किस में रहेगा, स्टैक में, और ये बाद में आएंगे सेक्शंस जब हमारा मॉड्यूल थोड़ा सा एंड में आएगा तब। तो स्टैक वाला सिनेरियो समझो। तुमने ये स्टेटमेंट सुना है क्या कभी कि मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड द प्रोग्राम, कॉलेजेस में ऑनलाइन मेन से ही प्रोग्राम शुरू होता है, मेन से ही प्रोग्राम खत्म होता है। इसका वाई समझो। ठीक है, सो ये तुमने मेन लिखा, ठीक है, और कई सारे बाकी फंक्शन थे तुम्हारे पास। ठीक है, मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो रूल ये है कि whenever a function is called, whenever a function is called, it gets a stack frame, उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है। मतलब जब भी एक फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसको इस स्टैक में जगह मिलेगी। और स्टैक का मैकेनिज्म सबको पता है, क्या है स्टैक का मैकेनिज्म, इसमें से सबसे पहले कौन निकलेगा, अभी इसमें से सबसे पहले कौन निकलेगा, 4 निकलेगा ना, 4 3 2 1। समझ में आ रहा है? मतलब ये अगर तुम्हारे फंक्शन का टॉप है तो जो सबसे लास्ट में आता है वो पहले जाता है, या जो सबसे पहले आता है वो लास्ट में जाता है, राइट। तो ये तुम्हारे स्टैक का टॉप है, राइट।
हमने क्या बोला, जब भी एक फंक्शन को कॉल मिलता है उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है। तो सबसे पहला कॉल किस फंक्शन को मिलता है? मेन को। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे फंक्शंस में से सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करेगी ना, तो बाय प्रोसेस मेन को स्टैक फ्रेम मिलेगी। तो सबसे पहली स्टैक फ्रेम किसको मिलेगी? मेन को। तो बाय प्रोसेस जाएगा कौन सबसे लास्ट में? मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड द प्रोग्राम, रीजन इज स्टैक फ्रेम। समझ में आ रहा है? यस, ऑनलाइन समझे क्या? तो ऐसा सिनारियो है। तो डेफिनेशन मत रटो से, समझो कि क्यों। स्टैक फ्रेम की वजह से, और ये स्टैक फ्रेम की वजह से ही तुम्हें आगे चल के फ्लो समझेगा। लेकिन अब मेरा जो कोड रहेगा, फिलहाल जब तक मैं फंक्शंस नहीं पढ़ता हूं तब तक मेरा कोड किसमें रहेगा? मेन में। तो मेरा मेमोरी भी कहां पे बनेगा? इस स्टैक फ्रेम के अंदर। समझ में आ रहा है? इस स्टैक फ्रेम के अंदर ये कोड बनेगा। तो ऑल क्लियर अबाउट मेमोरी डायग्राम? तुम्हें ये मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करनी है हर कोड के लिए आगे चल के। ठीक है? क्लियर है क्या एवरीवन? सो गाइडलाइंस समझो। गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्राम, एक सी प्रोग्राम के लिए गाइडलाइंस। तो मुझे कोड लिखना है, राइट? मुझे एक कोड लिखना है, तो मेरे पास क्या चाहिए? कोड लिखना है ना, तो मेरे पास क्या चाहिए सबसे पहले? नोटबुक, फिर आईडी, डेव सी प्लस प्लस, सीधा सीधा डेव सी प्लस प्लस। कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, लेट्स से नोटपैड। समझ में आ रहा है? तो एक टेक्स्ट एडिटर लूंगा मैं, और इस टेक्स्ट एडिटर में मैं मेरा कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। बट समझेगा कैसे ये मेरा कोड सी प्रोग्रामिंग का है? ये कोड सी प्रोग्रामिंग का है, ये कैसे बताया जाएगा? ये बताया जाएगा एक्सटेंशन से, फाइल नेम डॉट सी। फाइल का जो भी नाम है उसको डॉट सी लगा के क्या करो? सेव करो। ठीक है? अब तुम्हें अगर तुम्हारा पहला सी का प्रोग्राम लिखना है, या सी के प्रोग्राम के प्रोसीजर अगर समझनी है, तो सबसे पहले क्या आएगा? कमेंट्स। सबसे पहले क्या आएगा? कमेंट्स। बट जरूरी नहीं कि कमेंट चाहिए ही प्रोग्राम में, सो दिस कमेंट्स आर ऑप्शनल। ठीक है? फिर आएंगे कुछ हेडर फाइल इंक्लूजन्स। हेडर फाइल इंक्लूजन्स, stdio.h वगैरह तुम इंक्लूड करते हो, तो वो इंक्लूजन्स आएंगे। बट इन सी प्रोग्रामिंग दीज आर ऑल्सो ऑप्शनल। फाइल के इंक्लूजन्स क्या है सी प्रोग्रामिंग में? ऑप्शनल है, क्योंकि तुम बिगिनर लेवल पे हो। कुछ कंपाइलर्स तुम्हें इंटरनली वो प्रोवाइड करके देते हैं, बट बाय प्रोसेस तुमने लिखने चाहिए, क्योंकि वो कंपाइलर टू कंपाइलर है। कल किसी दूसरे कंपाइलर ने इम्प्लिसिटली दिया नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। और सी प्लस प्लस तो मैंडेटरी करता है, राइट? मतलब ऑप्शनल किसमें है? सी में। और मैंडेटरी किसमें है? सी प्लस प्लस में। ठीक है? ये सिनारियो हुआ। देन कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशंस, कुछ ग्लोबल फंक्शन के डिक्लेरेशन, वेरिएबल के डिक्लेरेशन होंगे तो वो होंगे। ये भी क्या है? ऑप्शनल। ठीक है? तो इतना सब ऑप्शनल है, फिर कंपलसरी क्या है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? कंपलसरी। सो मेन फंक्शन इज कंपलसरी फॉर व्हाट? लेकिन अगर तुम्हें कोड रन करना है तो मेन कंपलसरी है। कोड अगर तुम्हें कंपाइल करना है तो मेन की जरूरत नहीं है। तो कंपाइलेशन के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन सेंस नहीं है ना ऐसे कोड का। कंपाइल करके करोगे क्या? रन तो करना ही है ना, तो मेन तो लगने ही वाला है। लेकिन बता रहा हूं कि कंपाइलेशन में तुम एक एम्प्टी फाइल डॉट सी बोल के कंपाइल बोल देते हो तो कंपाइल हो जाती है, लेकिन रन नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें मेन अवेलेबल नहीं है। तो एक कोड चलाने के लिए मेन फंक्शन इज मस्ट। और बाकी के कुछ फंक्शंस है, अदर फंक्शंस अगर है कुछ, तो वो क्या है? ऑप्शनल। बाकी के फंक्शंस भी क्या है? ऑप्शनल। क्लियर है
एवरीवन, यहां तक की क्लियरिटी है क्या सब लोगों को? ओके, सो इस अकॉर्डिंग फिर मुझे बताओ, will this code compile and run? ये कोड कंपाइल एंड रन होगा क्या? यस और नो? यस, थम्स अप, थम्स डाउन, यस और नो? यस और नो? यस, क्योंकि एज पर द गाइडलाइंस क्या है, मेन चाहिए तुम्हें बस, तो इस फाइल में मेन है ना, और डॉट सी से ये स्टोर रहेगी, तो ये कंपाइल हो सकती है। समझ में आ रहा है? इस फाइल को कंपाइल करना है तुम्हें। अब ये तुम कोड लिखोगे कल को, और इसमें तुम्हारा कल को कोड होगा, ठीक है? इसमें कोड होगा, इस फाइल को कंपाइल अगर तुम्हें करना है तो तुम्हारे पास क्या चाहिए? इस फाइल को कंपाइल करना है ना, तो तुम्हारे पास क्या चाहिए? अरे कंपाइल करने के लिए क्या चाहिए? कट करने के लिए क्या चाहिए? कटर। तो कंपाइल करने के लिए क्या चाहिए? कंपाइलर चाहिए ना, सिंपली कंपाइलर चाहिए ना। तो कंपाइलर चाहिए तो कंपाइलर क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर है एक, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें वो कुछ कमांड देगा। तुमने कभी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे काम किया है क्या? सीएमडी ओपन करने के बाद mkdir डेमो ऐसे में करता हूं तो क्या होता है? यस, mkdir डेमो करता हूं तो क्या होता है? एक फोल्डर क्रिएट होता है, मेक डायरेक्टरी, कोडिंग से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है? ये ओएस का कमांड है। तुम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, mkdir डेमो बोलो, क्या बनेगा? एक फोल्डर बनेगा, राइट? अभी तुम राइट क्लिक करके बनाते हो, लेकिन इंटरनली क्या होता है? mkdir डेमो। तो ये डॉस कमांड्स लिखो आज घर जाकर, ठीक है? फाइल हैंडलिंग, इसमें कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है। फाइल हैंडलिंग कमांड्स लिख के देखो कि एक फोल्डर बनाना, डिलीट करना, एक फाइल को दूसरे में कॉपी करना, रीनेम करना, प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन नहीं तो बस इतना मत लिख के लाओ कि mkdir मेक डायरेक्टरी, बट क्या आगे क्या लिखना पड़ता है, क्या नहीं लिखना पड़ता है? कल को कॉपी लिखोगे, लेकिन कॉपी में क्या, सोर्स किधर देना पड़ता है, डेस्टिनेशन किधर देना पड़ता है, ये प्रॉपर समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि भाई तुम्हें कमांड्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, हर बार माउस पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ना मेरी। कल को मेरे पास आईडी ही नहीं है, मुझे बोला है सिंपली नोटपैड पे लिख और रन करके दिखा, तो रन करते आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो ये जो है लेट्स से डेमो डॉट सी इस फाइल का नाम, तो इस फाइल को कंपाइल करने के लिए मुझे कमांड लगेगी, ठीक है? तो मैं इस फाइल के लोकेशन पे जाऊंगा और बोलूंगा जीसीसी डेमो डॉट सी, जीसीसी डेमो डॉट सी। इससे क्या होगा? इससे ये फाइल कंपाइल होगी और a.exe नाम से एक बाइनरी फाइल, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, जिसको क्या कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन ये जीसीसी कहां से आया? ये mkdir कहां से आया? ये mkdir कमांड मिलने के लिए तुमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तुम्हारे लैपटॉप में, यस? तुमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तुम्हारे लैपटॉप में, जिसका नाम है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर ना। इसलिए तो कमांड जब तुम जाते हो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में, तो वो बोलता है ना कि लिनक्स की चाहिए, विंडोज की चाहिए। विंडोज के कमांड्स अलग, लिनक्स के कमांड अलग होते हैं ना।
ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग है ना वो। ऑनलाइन एवरीबडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिएक्ट। आवाज आ रहा है तो ओके। तो भाई ओएस इंस्टॉल करने पे ये कमांड मिली कि नहीं? तो जीसीसी भी कब मिलेगा? जब तुम कंपाइलर इंस्टॉल करोगे तब। कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करोगे और तुम जीसीसी देने लगोगे तो एरर आएगा, जीसीसी नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो तुम्हारे पास जीसीसी कंपाइलर अवेलेबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए तुम क्या करोगे? ऐसा डाल के देखोगे, तुम्हें अगर इसका आउटपुट आता है इसका मतलब वर्जन तुम्हारे पास अवेलेबल है। और इस फाइल को तुम कंपाइल करोगे, .a.exe नाम का फाइल बनेगा, इस a.exe को तुम रन करोगे, राइट? ए टाइप करके रन करोगे। अब वापस मेरे पास एक demo2 नाम की फाइल है, demo2.c। फिर मैं बोला जीसीसी demo2.c, ये वापस a.exe बनाएगा, पर पहले वाली exe ओवरराइट कर देगा ना फिर। तो फिर हर बार मुझे काम करने के लिए बार बार कंपाइल करते बैठना पड़ेगा क्या? नहीं। तो मैं कमांड ये ऐसे दूंगा कि भाई तू a.exe मत बना, जीसीसी demo.c में -o डेमो, मतलब ही मैं बोलूंगा कि ये जो तेरी फाइल है इसी नाम का क्या बना, ext फाइल। समझ में आ रहा है? डोंट वरी, इसका ये तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ये मैं बस तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आगे तुम्हें उसको रिलेट करके दूंगा एक चीज से जो कि तुमने यूज भी की है। सो क्या बनेगा, demo.exe, ये जो तुम्हारे फाइल का नाम है उसी से तुम्हारी क्या बनेगी, ext बनेगी। ये यहां तक का सिनारियो क्लियर है, राइट? क्लियर है क्या एवरीबॉडी ऑनलाइन? बट अभी सिनारियो क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है? तुम बोलोगे सर ये थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, राइट? कि पहली बात तो हम इसमें क्या करते हैं, तुमने हमको दे दिया डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नोटपैड, उसमें सारा हमें लिखना पड़ता है, राइट? और उसके बाद उस फाइल को हमें सीएमडी पे जाना पड़ता है, फिर वहां पे वो कमांड डालनी पड़ती है, फिर कल को कुछ एरर आया तो वापस इस फाइल में आना पड़ता है, फिर वापस वो करेक्ट करके वापस रन करना पड़ता है और कमांड डालने पड़ते हैं हमें, राइट? तो हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म दो, ऐसा मैकेनिज्म दो, मतलब ये जो तुमने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दिया है इसमें हम ये ब्रैकेट देते हैं तो दूसरा भी हमें देना पड़ता है, ट्रेसिंग नहीं दिखता है, कलरिंग नहीं दिखता है, कीवर्ड्स वगैरह मेरे हाईलाइट नहीं होते हैं, राइट? तो हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को थोड़ा सा इंटीग्रेट करके दो विथ सम फीचर्स, जिसमें मुझे ऐसे बटन से अवेलेबल हो कि जिसपे मैं क्लिक करूं तो इंटरनली ये हो जाए, फाइल का नाम लेके मैं कंपाइल बोलूं तो ये चलेगा, मैं रन बोलूं तो ये चलेगा, मैं कंपाइल एंड रन बोलूं तो दोनों एक साथ चलेंगे। ये होना चाहिए ना, राइट? ताकि तुम्हारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, कोड लिखने पे। तुम्हारा मेन काम है सोर्स कोड लिखना है ना, तो पहला ब्रैकेट देने के बाद दूसरे ब्रैकेट की चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए, अपने आप वो क्लोज होना। कल को मैं इस कंपाइल एंड रन करने के बाद मुझे वहां पे नीचे ही एरर दिखने चाहिए, उस एरर पे क्लिक करूं तो बराबर उस लाइन पे मुझे लेके जाना चाहिए। मतलब ही मेरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब ही अभी क्या तुम्हारा डेव सी प्लस प्लस, वीएस कोड, इक्लिप्स, इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इंटीग्रेटेड विद सम फीचर्स, जो तुम्हें कोड पे फोकस करो बोलते हैं, बाकी का जो इन्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये डेव सी प्लस प्लस जब तुम इंस्टॉल करते हो तो कंपाइलर भी इम्प्लिसिटली इंस्टॉल हो जाता है, तुम्हें कंपाइलर अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? समझा क्या एवरीवन ऑनलाइन? आईडी क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है? तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर आईडी नहीं है मेरे पास एक दिन,
तो मुझे एक जनरल नॉलेज होना चाहिए ना प्रोसेस का। फिर सर ये कमांड याद करो, क्या याद नहीं? उस दिन जाके गूगल करो कि भाई सी की फाइल कंपाइल करने के लिए क्या कमांड है, जावा की फाइल कंपाइल करने के लिए क्या कमांड है, वो ढूंढो ना, वो थोड़ी याद करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास। तो पूछना क्या है गूगल को, यही नहीं पता ना मुझे। गूगल को क्या पूछना है उसके लिए तो मेरे पास ही जनरल नॉलेज लगेगा। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? अरे समझ रहा है क्या सबको ऑनलाइन? तो ऐसा है, तो ये पार्ट समझो प्रॉपरली। इसलिए कुछ चीजें ये डेप्थ में बता रहा हूं कि तुम्हें पता रहे। आई डोंट नो तुम्हें, अब ये तो कॉलेज में से ही पता होना चाहिए था तुम्हें, बट कॉलेज में आई डोंट नो तुम्हारा सीधा ईप से ही शुरू होता है क्या सी प्रोग्राम? ऑपरेटर्स, टोकन्स, ऑपरेटर्स, ईफेल्स, ठीक है। तो आईडीई इंस्टॉल होना चाहिए सबके पास। डेव सी प्लस प्लस आई होप इंस्टॉल हो चुका है सबका। कल वो लिंक भेजा है, नहीं हुआ है तो हेल्प लो, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, तुम लोग पबजी इंस्टॉल कर लेते हो तो वो क्या है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बट स्टिल मेरा वो कहना होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों का ऐसा है कि मुझे नहीं पता, नहीं पता है तो पूछो, नो वन विल जज यू कि अरे तुझे ये इंस्टॉल नहीं करते आता है क्या? नहीं आता है तो नहीं आता है, वो बता दो ना सर, ये बोलो तुम, ठीक है। मैं पहले ही तुमको बोला हूं कि यहाँ पे मैं कोई भी चीज ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये तुमने पहले से ही करके रखनी चाहिए थी, ठीक है। पहले से ही पता होने वाली चीज है तुम्हारे पास, 1+1 2 होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए बस। क्योंकि मैथ नहीं पढ़ाने वाला मैं अभी यहाँ पे आके। तो तुम अगर प्रोग्रामिंग सीखने आए हो तो तुम्हारा बेसिक मैथ तो भी अच्छा होना चाहिए, एकदम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला नहीं, वो मुझे भी नहीं आता। 7th 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ भी अगर तुम्हारा अच्छा है तो तुम कोडिंग में अच्छा कर सकते हो। 7th 8th के मैथ तक भी तुम्हें अगर प्रॉब्लम है, तुम्हें डिवीजन मल्टीप्लीकेशन वगैरह ये सब चीजें समझ में नहीं आती, तो माय ऑनेस्ट एडवाइस विल बी कि डोंट कंटिन्यू विद दिस कोर्स। क्योंकि हम अभी मैथ में जाके नहीं पढ़ा सकते तुम्हें, पीछे जाके। और है, मतलब अगेन बोल रहा हूँ, मैथ मतलब हेवी वाला मैथ नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक मैथ होना चाहिए। योर बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग सोचना थोड़ा अच्छा है, तो बाकी तो हमारे पढ़ाने पे हमें गारंटी है, इसलिए हमने रिफंड वगैरह दिया है, ठीक है। वहां पे हम तुमको लेके जाएंगे आराम से। बट तुम्हारा पहले का प्रिपरेशन बस इतना ही होना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग अच्छा प्लस थोड़ा मैथ अच्छा तुम्हारा होना चाहिए। एफर्ट्स लेने के लिए तुम लोग रेडी चाहिए, और नहीं हो तो प्लीज डोंट कंटिन्यू अगेन अगेन। ये कंटिन्यू अभी 15 दिन ये बोलते रहूंगा, क्योंकि फिर 15 दिन के बाद रिफंड की डेट चली जाती है, फिर उसके बाद तुम लोग रोते हुए आओगे कि सर मेरे से अभी नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे तब बुरा लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ तब। तो 15 days इज इनफ टाइम टू टेक योर डिसीजन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन है इसमें कुछ? ऑनलाइन एवरीबॉडी क्लियरिटी हियर? यहाँ तक सबको क्लियरिटी है? समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो? कुछ नया पता चल रहा है तुमको? इन एवरी लेक्चर तुम्हें कुछ ना कुछ नया पता चलेगा, स्पेशली टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, क्योंकि तुम कॉलेज से बहुत कुछ गलत कचरा पढ़ के आते हो। दैट इज फाइन, ठीक है। कभी मेरा स्पीड ज्यादा है तो मुझे बताओ, ठीक है। सो मुझे कुछ काम करना है, राइट। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा, राइट। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए चाहिए जगह, और जगह कौन प्रोवाइड करके देगा? बताओ, जगह कौन देता है? डेटा टाइप। क्लियर? सो डेटा टाइप जगह बना के देगा। अब मुझे रखने हैं 2 नंबर,
ठीक है, तो मैं बोल दिया इंट, तो ये तुम्हारा ग्लोबल स्टैटिक, ये तुम्हारा हीप, ये ऊपर कोड सेगमेंट जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारा स्टैक। ठीक है, मेन को कॉल हुआ, मेन ने उसका स्टैक फ्रेम ओपन किया, इस स्टैक फ्रेम के अंदर तुमने बोला इंट, तो इंट बोला तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2000 से लेके 2004, दिस इज अ रैंडम नंबर, हाँ, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेमोरी डायग्राम इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी कंपनी में जाके तुम्हें नहीं बोला जाएगा कि ये पूरे प्रोजेक्ट का मेमोरी डायग्राम ड्रॉ कर, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें चेक करना है कि चाय फीकी क्यों बनी, डिटेक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो बट ये लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एक आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर मैं लेट से यहां पे बोल देता हूं ए। तो मेमोरी डायग्राम में एक ए नाम के वेरिएबल पे हमें 4 बाइट मिले, राइट, 4 बाइट मिले हैं, तो 4 बाइट मिले हैं मतलब ही क्या मिला है, 32 बिट्स। क्या मिला है, 32 बिट्स, एंड बिट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। बिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इनिशियली इस बिट में क्या हो सकता है, 0101, रैंडम 0101 रहेंगे ना, यहाँ पे तुमने बोला है क्या कुछ, रैंडम 0101 रहेंगे। समझ में आ रहा है? सो रैंडम 01 रहेंगे। अब तो इन 01s को मिला के कोई एक नंबर बनेगा, कोई एक नंबर बन रहा है, बट वो नंबर तुम्हारे काम का है क्या, तुम्हारे काम का है क्या, तुम्हें पता है क्या कौन सा नंबर बनने वाला है, तो कचरा है ना तुम्हारे लिए, तो तुम उसे क्या बोलोगे, गार्बेज। तो अभी इस ए में क्या बना है, ए में क्या वैल्यू है, ए में है गार्बेज वैल्यू। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन ऑनलाइन? ए में क्या है, गार्बेज वैल्यू। समझ में आ रहा है? क्लियर? विल दिस कोड वर्क ऑनलाइन? क्या लगता है भाई, ये कोड चलेगा क्या? सिर्फ 10 लिखा मैंने नीचे के लाइन पे, मतलब चलेगा नहीं चलेगा? हाँ ना, बोलो। यस, एवरीबॉडी। हाँ या ना? नहीं चलेगा? क्या लगता है तुम्हें, जरा रीजन टाइप करो। क्यों नहीं चलेगा, जरा बताओ। श्रुति, श्रुति, सुमन, तेजा, निर्मला, रोशनी, पलक, कृष्णा, क्रांति, चलो बताओ बताओ बताओ, क्या लगता है तुम्हें क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अरे बताओ तो अभी ऑनलाइन, क्या लगता है तुम्हें क्यों नहीं चलेगा?
नो कितने लोगों को लगता है? यस नो तो बताओ। इनवैलिड स्टेटमेंट है। ओके ओके। और बट कुछ भी तो नहीं किया है मैंने वहां पे वैसे। वेरिएबल को असाइन नहीं किया, हाँ। यस। और ठीक है, चलो विल बैक टू द कमेंट्स इन सम टाइम। मैं बताता हूँ आगे। तो ये कोड चलेगा, ठीक है, रन होगा सक्सेसफुली। इट इज नॉट इनवैलिड स्टेटमेंट या वगैरह कुछ। हमें क्या प्रॉब्लम है, कॉलेजेस से हमें आदत हुई है ये सब देखने की, ये ऐसा होना चाहिए, असाइन होना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी ये 10 जो है, ये 10 को मेमोरी मिली है, राइट। बस ये 10 को मेमोरी कहाँ पे मिली है? डमी में। एक टेम्पररी जगह पे मेमोरी मिली है, हवा में समझो, ठीक है। अब ये 10 हवा में है लेट्स, क्योंकि अगले लाइन पे तुम आओगे तो 10 वैनिश हो जाएगा, 10 का वैल्यू चला जाएगा। तो अभी इस लाइन पे हो तो तुमने 10 को पकड़ के रखा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तुमने 10 को इधर किधर कॉपी नहीं किया, तो उसमें स्टेटमेंट की गलती नहीं है ना। स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई मेरा काम था यहाँ पे ए बनाना, यहाँ पे वैल्यू 10 लाके रखना, तुम ये यूज करके इस ए को इधर कॉपी करो ना, राइट। नहीं करते हो तो क्या होगा? 10 वहीं पे डमी में रहेगा, अगले लाइन पे क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? अब क्लियर है क्या? मतलब मैं ये ए नहीं भी लिखता हूं और ऐसे 10 भी लिख देता हूं तो भी कोड चलेगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी मिली है 10 को, बस तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो, खत्म। तो यूज करने के लिए तुमने क्या किया है, यहां पे तुमने इंट ए बोला। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन। मैं जब बोलूंगा डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स, डिक्लेयर 1 वेरिएबल, तो वेरिएबल डिक्लेयर करना मतलब क्या? डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम देके एक जगह बना के रखना। एंड वेन एवर यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, इनिशियल वैल्यू क्या होता है उसमें? गार्बेज। इनिशियल क्या है? गार्बेज। फिर तुमने एक डमी में ए बनाया और तुमने अब क्या बोला? ए इज इक्वल टू 10। तो एज पर द प्रोग्रामिंग फ्लो, एलएचएस आरएचएस में सबसे पहले वो आरएचएस में जाएगा और आरएचएस की वैल्यू किधर कॉपी करेगा? एलएचएस में। तो सिंपल केस में ये 10 है, तो 10 इज एन इंटीजर। तो इंटीजर है मतलब ये 10 को डमी में एक वैल्यू मिली, जगह मिली है। ये 10 भी 32 बाइट है ना, बिट है ना। 10 भी क्या है? 32 बिट। लेकिन ये 10 32 बिट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब इस 10 का बाइनरी कन्वर्जन होगा। अब बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल केस में लेट से 1010 है, ठीक है। 10 जो है इट इज रिप्रेजेंटेड एज 1010 इन बाइनरी। उसका एक टेक्निक है, मैं बताऊंगा बाद में, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो इनिशियली 0101 और बचे हुए सारे 32 क्या? 0। ऐसा इस 10 को रिप्रेजेंट किया गया है किसमें? मेमोरी में। अब तुम बोल रहे हो कि 10 इक्वल्स टू 8, मतलब आरएचएस एलएचएस में, कि भाई ये 10 को इस ए में डालो। तो ये इक्वल्स टू पहले बोलेगा दोनों तरफ सेम जगह है क्या, दोनों तरफ सेम टाइप है क्या? तो यस है। ए भी क्या है? 32 बिट का है और 10 भी क्या है? 32 बिट का है। तो यहाँ पे होगा बिट वाइज कॉपी, मतलब ही इसका पहला बिट इसके पहले बिट में, दूसरा बिट दूसरे बिट में, तीसरा बिट तीसरे बिट में, चौथा बिट चौथे बिट में कॉपी होगा। मतलब ही ये कैसे पढ़ा जाएगा? ये पूरे के पूरे 32 इसके 32 को रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसके पास भी 1010 और 00 आ जाएगा। अब तुम इस ए को पढ़ने जाओगे तो कैसे पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? अरे एज ए 10 पढ़ोगे ना, क्योंकि ए को क्या है, ए को पहले पढ़ने गए थे रैंडम 0101 था, तो तुम्हें कोई तो भी एक रैंडम गार्बेज नंबर मिल गया,
अभी रैंडम 0101 नहीं है ना, ये प्रॉपर प्रोसेस से तुमने 01 मतलब 1010 प्रॉपर तुमने इसमें रखा है कि नहीं। तो अब ये प्योरली तुम्हें 10 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। और अगली लाइन पे जाते जाते ये मेमोरी चला जाएगा, जाने दो, अपने को क्या है। हमने यहाँ पे उसको टेम्पररी में क्रिएट करके हमारे एक परमानेंट वेरिएबल में कॉपी कर लिया कि नहीं। समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड बिट वाइज कॉपी, बिट बाय बिट, जो हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट बिट लर्न इट बिट बाय बिट। तो बिट बाय बिट क्या होगा, कॉपी होगा। समझ में आ रहा है। तो ये इधर नहीं है तो 10 डमी में है, बस तुम उसको कहीं पे कॉपी नहीं कर रहे हो, इतना ही है बस। ये लाइन ऐड करके तुमने क्या बोला, इस 10 को क्या कर भाई, ए में कॉपी कर दे और 10 तू बाद में चला जा, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं। अभी हमें जो वैल्यू चाहिए था ए में मिला है, बाद में हम ए को नाम से बुला के वो वैल्यू यूज करेंगे जो हमें चाहिए वो। समझ में आ रहा है। तो मेरा मेमोरी डायग्राम जो मैं ड्रॉ करूंगा वो यहां तक ही ड्रॉ करूंगा। इंटरनली बिट्स में क्या कन्वर्ट होता है उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे वैल्यूज से काम करना है ना, सिर्फ मुझे बाइनरी से काम करना है क्या, नहीं। तो ड्रॉ करते वक्त मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। कैसे ड्रॉ करूंगा, ये कोड की मेमोरी डायग्राम। मेन में आया, आते ही पहले क्या बना, ए में क्या है, ए में क्या है, ए में गार्बेज है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। इसी लाइन पे हो ना तुम अभी, तो ये लाइन पे हो तो तब तक ए में क्या है, गार्बेज। अगली लाइन पे आए तुम तो आरएचएस में पहले डमी में क्या बना, 10, और फिर इसमें क्या गया, ए में क्या कॉपी हुआ, 10, और हम आगे बढ़े। धीरे धीरे हम ऐसे भी मेमोरी डायग्राम ड्रॉ कर लिया करेंगे कि भाई ए में आया गार्बेज, फिर अगले लाइन पे ए में क्या आया, 10। नॉट नेसेसरी हर बार डमी दिखाते बैठू, मेमोरी डायग्राम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ड्रॉ कर रहा हूं ना, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे समझने के लिए। तो मुझे क्लियरिटी है कि पहले गार्बेज था, अब क्या आया, 10। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या एवरीवन। फिर अगले लाइन पे मैंने बोला a इक्वल्स टू 20, तो क्या होगा, डमी में कहीं पे यहाँ पे 20 होगा, तो 20 उधर अपने बिट्स के साथ सेट होगा और उन बिट्स को क्या करेगा, बस इधर रिप्लेस कर देगा। तो पहला 10 जाके इधर क्या आ जाएगा, 20। ए वैरी हो गया, अभी ए में दूसरा वैल्यू आ गया ना। समझ में आया। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, असाइनमेंट। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिक्लेरेशन। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन किया। समझ में आ रहा है। ऑनलाइन असाइनमेंट एंड डिक्लेरेशन क्लियर है क्या। दिस इज हाउ यू हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, दिस इज हाउ यू हैव टू असाइन अ वेरिएबल, राइट। ये एरर वगैरह वाला सिनेरियो नहीं। एरर कब आते हैं, जब मैंने ए लिख दिया, अब एरर आएगा। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो कंपाइलर बोलेगा भाई तूने आइडेंटिफायर तो दिया है, लेकिन कितनी जगह, कौन सी जगह को, कहा है वो मेमोरी, ये मेमोरी को जाके मैं नाम देता हूं ना, लेकिन वो मेमोरी कहाँ पे बनाओ, कितनी मेमोरी है। तो अब कंपाइलर एरर देगा, कंपाइलर बोलेगा ए इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेरेशन के लिए मेरे पास क्या लगेगा, समझ में आ रहा है। फिर मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू 10, तो मैंने ए को क्या किया, असाइन। समझ में आ रहा है। और अगर मैं ये दोनों काम एक साथ करता हूं तो इस पार्ट को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। नाउ बी इज इनिशियलाइज्ड, तो इनिशियलाइजेशन मतलब डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। तो दिस इज ऑल्सो इनिशियलाइजेशन, मतलब ए भी क्या है, इनिशियलाइज्ड। ए भी क्या है, इनिशियलाइज, क्योंकि डिक्लेयर हो चुका है, ये लाइन पे आके इनिशियलाइज भी हो चुका, मतलब असाइन भी हो चुका है। तो क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन। मतलब ही यहां पे क्या होगा, ए बनेगा विद गार्बेज, अगले लाइन पे उसमें क्या आएगा, 10। और जब बी बनेगा तो बी में कभी गार्बेज नहीं होगा, बी डायरेक्टली असाइन किससे होगा, 20 से। तो इनिशियलाइजेशन में गार्बेज आने का सवाल नहीं है। इनिशियलाइजेशन में गार्बेज आने का सवाल नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। अब तुम्हें लग रहा होगा कि क्या इनवर्ड्स में इतना, मैं क्यों इतना ये इनवर्ड्स को फोकस कर रहा हूं, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन। क्योंकि कंपाइलर की भाषा तुम्हें कल को समझ में आनी चाहिए ना। कल को कंपाइलर बोलता है कि वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड,
मतलब ही तुमने ऐसे लिखा है, तो ये बोलेगा पहले जाके बताओ किस टाइप का डेटा है। अब कंपाइलर अगर बोलता है कि ए इज नॉट इनिशियलाइज्ड, मतलब ही क्या कि भाई ए को जगह मिली है लेकिन ए में ना गार्बेज है। कभी कभी होता है ना, जावा में भी बोलता है कि भाई लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज्ड होने चाहिए, मतलब उनको तुम खाली रख सकते नहीं, उनमें गार्बेज आने का सवाल नहीं है। तो अब ये अगर बोलता है कि ए मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, मतलब मुझे इस ए में क्या करना पड़ेगा, वैल्यू डालनी पड़ेगी। वो ऐसे डालू या ऐसे डालू, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। तो इन तीनों चीजों में डिक्लेरेशन जो है वो एक ही बार होगा, असाइनमेंट जो है वो सॉरी इनिशियलाइजेशन जो है वो एक ही बार होगा, असाइनमेंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। मतलब मैंने अगर बोल दिया ए और मैंने वापस बोल दिया इंट ए, तो एरर आएगा, वो बोलेगा रीडिक्लेरेशन ऑफ ए। समझ में आ रहा है, रीडिक्लेरेशन ऑफ ए। बट तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम कंपाइलर के दिए हुए एरर्स को पढ़ते नहीं, तुम्हें वो लाल रंग से क्या डर है, आई डोंट नो। तुम्हें कंपाइलर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, बिकॉज तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो कंपाइलर है। जो लास्ट टाइम तुम्हें कल बोला कि दो ही लोगों को तुम्हारा दोस्त बनाना है, एक कंपाइलर और एआई। ठीक है, तो कंपाइलर तुम्हारा दोस्त इसलिए है कि कंपाइलर सिर्फ इतना नहीं बोलता है कि रीडिक्लेरेशन, राइट। मेरा 10,000 लाइन का कोड है, तो कंपाइलर मुझे बोलता है कि ए इज रीडिक्लेयर्ड, राइट, लेट्स से एट लाइन नंबर 990, प्रीवियसली इट वाज डिक्लेयर्ड एट दिस लाइन। मतलब वो तुम्हें नोट भी देता है नीचे कि ए रीडिक्लेयर हुआ है 990 पे, और प्रीवियसली वो लाइन नंबर 2 पे डिक्लेयर हुआ था। तो अब जाके भाई तू डिसीजन ले कि ये वाला बदलना है या ये वाला बदलना है। तो यहां तक कंपाइलर तुम्हें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम क्या करते हो, बहुत से लोगों का मैंने देखा है, जैसे वो रेड कलर दिखता है तुम वो कोड इरेज करने लगते हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। मतलब सिंपल केस में यहाँ पे मैंने प्रिंटफ लिखा है और यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है, ठीक है, और प्रिंटफ है लाइन नंबर 4 पे, ये कोड है लाइन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे मेरा सेमीकोलन रह गया, तो मुझे एरर आता है लाइन नंबर 5, और तुम क्या कर रहे हो गधे जैसा, लाइन नंबर 5 पे ही ढूंढ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ, इधर तो सब सही लग रहा है। बट एक बार कंपाइलर को जाके अगर पूछोगे तो उसने सिंपली लिखा होता है मिसिंग सेमीकोलन बिफोर लाइन नंबर 5। तो लाइन नंबर 5 का बिफोर मतलब क्या भाई, लाइन नंबर 4 ना। तो तुम जब वो पढ़ोगे कंपाइलर की बात, तभी तो सॉल्व कर पाओगे ना एरर्स को प्रॉपरली। डरने का क्या है उसमें, वो एरर कॉपी पेस्ट करो, चैट जीपीटी को डालो कि मुझे ये वाला एरर आ रहा है। तो चैट जीपीटी को हमेशा कोड डालोगे, एरर डालोगे, तो उसको ये नहीं बोलोगे कि मुझे इसका करेक्ट आंसर दे, उसको हमेशा ये बोलोगे कि भाई ये कोड है, ये एरर है, ये क्यों आया बता, किस वजह से आया बता, मतलब मुझे प्रॉब्लम बता क्या है, सॉल्यूशन में निकालूंगा, तो बस मुझे प्रॉब्लम ये किस वजह से आई ये बता। ये पैटर्न फॉलो करोगे तभी तुम ग्रो कर पाओगे। कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी से सॉल्यूशन मांगना है कि ये कोड है मुझे यहाँ पे बता, एंड तो यू कैन टाइप इन हिंदी मराठी बिंदास कि ये कोड है, यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं ये मुझे बता। और फिर आके तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ऑनलाइन। समझ में आ रहा है क्या, क्या फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, क्लियर। यहां तक समझ में आया, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन की जगह कैसे बनानी है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं जगह बनाना सीख गया, उसमें वैल्यू डालना सीख गया, मैं दूसरा वेरिएबल बनाना सीख गया, उसमें वैल्यू डालना सीख गया। अब अगला काम क्या करूंगा, ऑपरेशंस करूंगा। सो टू परफॉर्म ऑपरेशंस वी विल नीड we will need operators. Why we need operators? To perform operations, right? ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो तुम्हें फ्लो समझ में आ रहा है क्या, फ्लो इज इंपॉर्टेंट। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं उसमें भी तुम्हें फ्लो नजर आया होगा कि कीवर्ड्स आए तभी डेटा टाइप्स आए,
डेटा टाइप जगह बना के दिया, तभी जाके मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, राइट। और आइडेंटिफाई करने के बाद अब मुझे कैलकुलेशन करने हैं, तभी जाके क्या आएंगे, ऑपरेटर्स। और इन सारे चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या लगेंगे, सिंबल्स, ये जो सिंटैक्स वगैरह देने हैं ना उसके लिए। तो इवन टोकन्स में भी सीक्वेंस समझा है क्या, गधे जैसा ऐसा नहीं कि पहले डेटा टाइप लाओ और फिर बोलो कि कीवर्ड्स होते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ये जो मैं फ्लो की बात कर रहा हूं, ये फ्लो ऐसा ही होना चाहिए, और ये फ्लो मैटर करता है। इसके लिए क्या नीड आई वो समझो ना, पहले आइडेंटिफायर पढ़ रहे हो और फिर बोल रहे हो डेटा टाइप, तो सेंसिबल लग रहा है कि नहीं तुम्हें ये सब, एवरीवन? तो ये पार्ट समझो। हमेशा प्रोग्राम यहाँ पे तो तुम्हें इसी तरीके से पढ़ने मिलेगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन आया, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या सॉल्यूशन है उसके लिए, इसी तरीके से पढ़ना है। तो मेमोरी बनाई, वैल्यूज डाले, ऑपरेशंस का पार्ट हम समझेंगे। तो आज का पार्ट वापस समराइज करता हूं तुम्हें। कीवर्ड समझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हें डेटा टाइप समझे, तुम्हें आइडेंटिफायर समझे है क्या होते हैं, तो तुम्हें गाइडलाइन समझे है सी का प्रोग्राम कैसे लिखना है। लिखना नहीं है आज, कल करेंगे पहला प्रोग्राम, मैंने तुम्हें बोला है कि टाइम लगता है थोड़ा सा। गाइडलाइन समझे है, राइट। तुम्हें आईडी क्या होता है ये समझा है, मेमोरी कैसे वर्क करती है, मेमोरी डायग्राम क्या है वो समझा है, बिटवाइज कॉपी समझा है। क्लियर है क्या एवरीवन? बिटवाइज कॉपी कैसे करना है, क्या करना है, ये सब सिनारियो। तो मैक्सिमम मतलब आज ही का दिन देखो तुम, इस कोड को तुम इसके पहले लाइफ में कंपाइलेशन एरर लिखे होंगे, ये ऐसा मैंने 10 लिख दिया है यहाँ पे। तो क्यों? क्योंकि तुमने वो कभी देखा ही नहीं वैसा कोड, और जो कोड तुमने देखा नहीं उसको तुम कंपाइलेशन एरर बोल रहे हो। जो एमसीक्यू वगैरह एग्जाम होता है तुम्हारे कॉलेजेस में, उसमें हर चीज को तुम्हें अननोन सिंटैक्स दिखा के तुम कंपाइलेशन एरर लिखते हो। कंपाइलेशन एरर कब होगा, सेमी कोलन रह गया तो 10 कंप्लेन करेगा, भाई आगे क्या है, प्लस लिखने वाला है, माइनस लिखने वाला है, क्या करने वाला है, या यहीं पे रुक जाना है, बता मुझे, एंड कर स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आएगा एंड ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज सेमीकोलन। दिस आर सम वैलिड सेंसिबल कंपाइलेशन एरर्स। समझ में आ रहा है? ऐसे किसी भी चीज में एरर नहीं आई। यहाँ पे मैं ए बोलता हूं तो एरर आएगा, क्योंकि वो बोलेगा वेरिएबल है बट डिक्लेयर नहीं है। बट मैं सिंगल कोट में ए लिखता हूं, एरर आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज नाउ दिस इज नॉट वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट। क्योंकि ये ए जो है वो एबीसीडी में का अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 10 है ना एक वैल्यू, वैसे ए एक वैल्यू है। सिंगल कोट में लिखना पड़ा ना इसी के वजह से, राइट। नहीं तो अभी क्या लिखना पड़ा, समझ में आ रहा है? अभी ये प्योरली क्या है, वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग ये अलाउ नहीं हुआ ना, नहीं तो कंपाइलर कंफ्यूज होता है इसको वेरिएबल समझू या कांस्टेंट समझू। समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला 10, तो उसको कांस्टेंट समझ रहा है क्योंकि सारे उसमें क्या है, इंटीजर। जैसे ही मैं 10 ए कर देता हूं, वो उसको वेरिएबल समझने लगता है और बोलता है कि भाई ये डिक्लेयर का छोड़, ये नाम ही गलत है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं अगर तुम्हें परमिशन दे दिया इंटीजर से शुरू करने की, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कल को तुम इसको कांस्टेंट बोल रहे हो या वेरिएबल बोल रहे हो? तो रूल्स क्यों है वो समझ में आया क्या? हमारे कंफ्यूजन, कंपाइलर के कंफ्यूजन हटाने के लिए। तो ये वेरिएबल, कांस्टेंट क्यों में लिखा हुआ आप आइडेंटिफायर्स में वो समझाया क्या, कि वेरिएबल कौन सा होता है, कांस्टेंट कौन सा होता है, ये सब आई होप सबको डेप्थ में समझ में आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज, मुझे थोड़ी सी बात करनी है तुमसे, मैं परमिशन देता हूँ इफ पॉसिबल। समझ में आ रहा है तुम्हें मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अब तक का जो सिनारियो है वो सारा समझा है? बताओ कल तक का
आज का ये पार्ट समझा है क्या? यू कैन कमेंट ऑल्सो। मतलब यूजुअली दिस डोंट हैपन, मतलब ये लास्ट एक दो बैच से ये हो रहा है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों, बट होता है। अब सिनारियो क्या है, दुनिया है, अपन कुछ नहीं कर सकते उसको। तो वी विल बी शिफ्टिंग टू जूम। वहां पे तुम लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आई होप आज फिर भी मैनेज हुआ है। नहीं हुआ है, कुछ भी डाउट है तो मेरा नंबर है ग्रुप पे, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है? ऑल योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व, डोंट वरी। ठीक है? क्वेश्चन है या वॉट एवर इज योर फीडबैक, प्लीज टाइप ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंड प्लीज बी इंटरेक्टिव। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन में, तुम्हें इंटरेक्टिव रहना है, बस इतना ही। यस, बेटर पहले मैसेज करो, मतलब ही नंबर पे। और मैसेज में अगेन मैं सिंपल बोलता हूँ कि डोंट डू कि हाय सर वगैरह, ऐसे मत करो। सिंपली जो भी तुम्हारा डाउट है स्क्रीनशॉट निकालो और व्हाट्सएप पे डालो कि सर मुझे ऐसा ऐसा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। फिर वो अगर एकदम क्लास में डिस्कस करने वाला चीज रहा तो मैं बोलूंगा कि कल इसको क्लास में डिस्कस करते हैं। सिंपल एरर रहा तो ऑडियो डाल के सॉल्व करेंगे। या तुम्हें एकदम इमरजेंसी है कि नहीं सर अभी मैं स्टक हूँ वहां पे, तो आई विल शेयर अ गूगल मीट लिंक, उस पर ज्वाइन करो, सॉल्व करके देंगे। सो डोंट वरी, सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। कॉल पे भी तुम डिस्कस कर सकते हो अगर अपना उतना है सीरियस पार्ट। ठीक है? सो बेटर पहले मैसेज इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि कभी कभी सेशंस में होता हूँ तो कॉल फिर वो इग्नोर हो जाता है। तो मैसेज डाल के रखोगे तो दिख जाता है जल्दी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सॉर्टेड एवरीवन ऑनलाइन? ओके, फाइन देन, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज का सारा टॉपिक समझा है सबको। कुछ भी डाउट रहे